let's start the definition of economics by different economists. ठीक है, बेसिकली डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने अपने एरा को कंसीडर करते हुए डिफरेंट इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस दी थी. सही, सबसे पहले हमारे पास मौजूद थे एडम स्मिथ, जिनको कहा जाता है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग उन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी. इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. ठीक है, इसका मतलब इकोनॉमिक्स कम्प्लीटली मनी के ऊपर बेस करती है. कम्प्लीटली अगर हम उसको डिस्कस करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वेल्थ की बात होती है. ठीक है, बेसिकली एडम स्मिथ को अगर हम देखें तो एडम स्मिथ कौन थे? एडम स्मिथ वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसफर एंड इकोनॉमिस्ट. ठीक है, ही रोट अ बुक ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. ठीक है, यानी कि उन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, उसको उसमें डिस्क्राइब किया था इकोनॉमिक्स को एज अ कंडीशन ऑफ वेल्थ. सही, वेल्थ मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसलेट विद द हेल्प ऑफ मनी. सही, बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट क्या था? इनका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको लाजमी तौर पर आपके पास मनी होना चाहिए, यानी कि मनी की ट्रांजैक्शन होगी तो आपका काम होगा. तो उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन सी कंडीशंस आ सकती हैं? ट्रांजैक्शन ऑफ मनी आ सकती है, जो किसकी वजह से हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से हो रहा है. ठीक है, इनके जो डेफिनेशन के मेन फीचर्स थे उसमें सबसे पहला फीचर मौजूद है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ. प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब है? There are 4 factors of production, that is land, labor and capital and organization. ठीक है, यानी कि हमें प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ यानी मनी जनरेट कहाँ से हो रहा है? जनरेट हो रहा है लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन से. यानी 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें चाहिए मनी को जनरेट करने के लिए. अगर हम सिंपली बात करें तो अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस को रन करने के लिए यही 4 फैक्टर्स चाहिए हमें. 4 फैक्टर्स, अगर हम बिज़नेस को रन स्टार्ट करते हैं तो बिज़नेस स्टार्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास मनी जनरेट होगा. ठीक है, अच्छा, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ में क्या डिस्कस किया था? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ वेल्थ पीपल गेट देयर डिजायर्ड सर्विसेज. ठीक है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ वेल्थ में क्या कंसीडर होगा कि हमें कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड है तो हमने क्या किया? हमने उसके बदले में पैसे दिए. ठीक है, और वो चीज़ हासिल कर ली. तो इससे सिंपली क्या शो हो रहा है कि जो भी चीज़ हमारी डिज़ायर्ड है, यानी कि जो हमें डिज़ायर्ड सर्विसेज चाहिए, वो हम फुलफिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल्थ. ठीक है, थर्ड हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. दिस सिंपली मीन्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड टू द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. यानी कि जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो हमें जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड हैं उसके बदले में हमें प्रॉफिट क्या मिलेगा? उसके बदले का हमारा फ़ायदा क्या होगा कि जो लोग उसमें काम कर रहे होंगे उनको उसका रिक्वायर्ड बेनिफिट मिलेगा. अगर हमारे पास जो स्टाफ है, अनस्किल्ड स्टाफ है, तो उसके लिए हमें डेली वेजेस मिल सकती हैं, रेंट दे सकते हैं हम लैंड का. ठीक है, इंटरेस्ट हम दे सकते हैं उसमें और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं. तो हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसमें हम बेनिफिट्स किस तरह से हासिल कर सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. नेक्स्ट हमारे पास है कंजम्पशन ऑफ वेल्थ. व्हेन पीपल गेट देयर शेयर्स फ्रॉम नेशनल आउटपुट दे यूज इट टू सेटिस्फाई देयर वांट्स. ठीक है, जब हर इंसान को अपने मुताबिक वेल्थ का एक पोर्शन रिसीव हो जाएगा तो वो अपनी वांट्स को क्या करेगा? वांट्स को इजीली फुलफिल कर सकता है, यानी कि उसको जो ज़रूरियात हैं या उसकी जो नीड्स हैं या उसको जो ख्वाहिशात पूरी करनी है तो वो इजीली उस अमाउंट से फुलफिल कर सकता है. कुछ इकोनॉमिक्स थे उस एरा के जिन्होंने एडम स्मिथ की डेफिनेशन को प्रमोट किया था. ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, जिसमें से जॉन एलियट केयर्नेस है, उन्होंने क्या कहा था? इकोनॉमिक्स डील्स विद द फिनोमेना ऑफ वेल्थ. सही, और सेकेंड जो है जीन बैप्टाइस्ट, उन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ. यानी कि दोनों ने एडम स्मिथ की डेफिनेशन को प्रमोट किया था और उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग अपनी डेफिनेशंस को जनरेट किया. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एल्फ्रेड मार्शल.
एल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि एडम स्मिथ के बाद जिनका एरा स्टार्ट हुआ वो थे हमारे पास एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। और उनकी डेफिनेशन क्या थी? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ वेल्थ नहीं आती, इकोनॉमिक्स कौन सी साइंस है? मटेरियल वेलफेयर की, ठीक है। इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं, लेकिन हम पहले डिस्कस करते हैं एल्फ्रेड मार्शल कौन थे। एल्फ्रेड मार्शल वाज बोर्न इन लंदन ऑन 26 जुलाई 1842, professor of political economy at the University of Cambridge School of Economics, ठीक। मार्शल रिलेट्स द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद मटेरियल वेलफेयर, ठीक है। एल्फ्रेड मार्शल बॉर्न हुए थे लंदन में ऑन 26 जुलाई 1842 में, और एल्फ्रेड मार्शल ने प्रोफेसर थे पॉलिटिकल इकोनॉमी के कौन सी यूनिवर्सिटी में? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अच्छा, इनके जो डेफिनेशन के फीचर्स थे वो क्या थे? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन, डेफिनेशन गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू मैन देन वेल्थ, यानी कि अगर हम बात करते हैं एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स में अपनी डेफिनेशन में ये शो किया था कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो किसकी है? वेल्थ की है, सही। जबकि एल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया? एल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि वेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी है? इंसान की खुद की इम्पोर्टेंस है, ठीक। सेकेंड पॉइंट है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, वेल्थ अर्निंग एंड वेल्थ स्पेंडिंग इज द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी कि ये बहुत कॉमनली है कि वेल्थ को यानी मनी को अर्न करना और मनी को खर्च करना, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। थर्ड उन्होंने कहा था गुड्स आर फॉर वेल बीइंग, ठीक है। गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर वेल बीइंग, यानी कि जो इंसान की ज़रूरियात का सामान है वो इंसान के बेनिफिट के लिए है, तो हम उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं दे सकते। फिर उन्होंने क्या कहा था? स्टडी ऑफ सोशल मैन, दोज मैन हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द सोसाइटी आर द पार्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक्स, यानी कि जो लोग सोशल कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, जो सोसाइटी को मैनेज करना, जो सोसाइटी को अच्छे बनाने के कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, दे आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इकोनॉमिक्स का पार्ट होने में, और बेसिकली उन्हीं का मेजर पार्ट है हमारे पास इकोनॉमिक्स में, ठीक है। लास्ट उन्होंने क्या डिस्कस किया? टेल अबाउट रियल मैन, स्टडी ऑफ रियल मैन हु पार्टिसिपेट्स इन सोसाइटल एक्टिविटीज़ फॉर इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक्स मोटिव, यानी ऐसे लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं सोसाइटी की एक्टिविटीज़ में, चाहे वो इकोनॉमिक्स पर्पस के लिए हो या नॉन इकोनॉमिक्स पर्पस के लिए हो, दे आर बेसिकली द रियल मैन, सही। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज साइंस एंड आर्ट। इट्स साइंस because it is also systematic study like science, and art because as art is based on certain rules and laws, it is also, ठीक है। एल्फ्रेड मार्शल ने ये भी कहा कि बेसिकली इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट। साइंस इसलिए क्योंकि साइंस में जिस तरीके से सिस्टमैटिक स्टडी होती है, तो इकोनॉमिक्स में भी क्या मौजूद है? सिस्टमैटिक स्टडी मौजूद है, ठीक है। और आर्ट इसलिए क्योंकि आर्ट को अगर हम देखें तो आर्ट को करने के लिए कुछ रूल्स और लॉज अप्लाई होते हैं, तो उसी तरीके से साइंस और आर्ट को उन्होंने एज अ पार्ट ऑफ क्या कहा? इकोनॉमिक्स कहा, कि इकोनॉमिक्स भी साइंस और आर्ट से रिलेट करती है, साइंस और आर्ट की तरह ही मौजूद है, ठीक है। लास्ट पॉइंट उनका अकॉर्डिंग था मनी इज द मेजर ऑफ वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर इज अ पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है। यानी कि जो अगर हम वेल्थ की बात कर रहे हैं तो वेल्थ का काम क्या है? वेल्थ का काम वेलफेयर का है। वेल्थ को हम यूज़ करेंगे ताकि हम दूसरों की हेल्प कर सकें और सोशल वर्क के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकें, ठीक। तो हमारे पास इस एरा के जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने अल्फ्रेड मार्शल को प्रमोट किया था, जिसमें सबसे पहला नाम है जॉन बी पेंसन, जिन्होंने सेम वही डेफिनेशन दी थी जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थे विलियम हेनरी, जिन्होंने डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ जनरल मेथड्स बाय विच मैन कॉर्पोरेट टू मीट देयर मटेरियल नीड्स, ठीक है। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट, जो डेफिनेशन, जो डिटेल अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी वो ही इन्होंने दी है, ठीक है। जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इंसान ऐसे मेथड को कॉर्पोरेट करता है जिससे मटेरियल नीड्स क्या होती हैं वो फुलफिल हो जाती हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आए थे चार्ल्स रॉबिन्स, जिनको कहा जाता है मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक।
कौन थे ये? ही वॉज द इंग्लिश मैन इन द इकोनॉमिक्स वर्ल्ड ऑफ 1920। इन्होंने बुक लिखी थी, he wrote the book in 1932 on nature and significance of economic science। ठीक है। अच्छा, रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइसेस, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनके अकॉर्डिंग हमने अपनी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करना है। ठीक है। जो मेन फीचर्स थे रॉबिन्स की डेफिनेशन में, उनमें सबसे पहले था वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी कि इंसान की जो वांट्स हैं, इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो बिल्कुल अनलिमिटेड हैं। When the particular want is satisfied, another one is created। जैसे अगर हमारी कोई एक ख्वाहिश कंप्लीट हो जाती है, एक ख्वाहिश फुलफिल हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हमारी कोई दूसरी ख्वाहिश जो है वो जनरेट हो जाती है ऑटोमेटिकली, कि हमारे पास जो ख्वाहिशें हैं वो अनलिमिटेड हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। नेक्स्ट उन्होंने पॉइंट दिया था उनका था लिमिटेड रिसोर्सेज। Wants are greater than resources. A man has to decide which want has to choice and which want has to leave। यानी कि इंसान की ख्वाहिशात इतनी हैं लेकिन उसके पास रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज कम है। तो कम रिसोर्सेज होने की वजह से इंसान को डिसाइड करना पड़ता है कि उसने कौन सी अपनी ख्वाहिश को फुलफिल करना है, कौन सी ख्वाहिश को पूरी करना है और कौन सी ख्वाहिश को उसने छोड़ देना है। नेक्स्ट पॉइंट था रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। If more is used to make one product, then less amount is available for other। ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज जो हैं उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉफ़ी की बात करते हैं या अगर हम एक मिल्क की बात करते हैं सिर्फ, तो अगर हम मिल्क से टी फॉर्म कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास मज़ीद प्रोडक्ट्स किसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं? हम मज़ीद प्रोडक्ट बना सकते हैं मिल्क से, जिससे हम योगर्ट बना सकते हैं, जिससे हम क्रीम बना सकते हैं। तो हमारे जो मज़ीद प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, उनकी जो अवेलेबल हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है। वॉन्ट्स चेंज विद टाइम। वॉन्ट्स आर नॉट परमानेंट, दे चेंज टाइम टू टाइम। यानी कि आज मुझे ख्वाहिश है कि मेरे पास मेहरान हो, तो कल मेरे पास ख्वाहिश हो सकती है कि मेरे पास ऑल्टो होनी चाहिए। ठीक है। तो हमने क्या कर, हमारे पास क्या होता है कि जो ख्वाहिशात हैं वो टाइम टू टाइम क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। अच्छा, लास्ट हमारे पास आ रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है? वांट्स कैन नॉट बी फुलफिल साइमल्टेनियसली, इफ वन कंप्लीट देन वी वांट टू लीव अनदर। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी हमारी ख्वाहिश है तो हमने उसमें ये देखना है कि कौन सी वांट ऐसी है जिसको हमें फुलफिल करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ताकि हम उसको फुलफिल करें तो बाकी को क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जिन इकोनॉमिक्स ने इस एरा में रॉबिन को प्रमोट किया था, रॉबिन को सपोर्ट किया था, वो उन पे सबसे पहले ही डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स इज अ साइंस कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कार रिसोर्सेज। यानी लिमिटेड रिसोर्सेज में हम तमाम अपनी ख्वाहिशों को क्या कर सकते हैं, फुलफ़िल कर सकते हैं, उनको तमाम को जनरेट करना, उनकी तमाम की मैनेजमेंट देखना, बेसिकली लिमिटेड रिसोर्सेज को फुलफ़िल करने के लिए, वो हमारे पास किस में आता है, इकोनॉमिक्स में। सेकेंड हमारे पास डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स इज द फंडामेंटली अ स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड द प्रॉब्लम विच गिव्स अराइज। यानी कि जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है उसमें स्कार्सिटी यानी रिसोर्सेज की कम रहते वक्त उस प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है।